हेलो दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सांभर या अजमेर के चौहानों के बारे में। सांभर की बात करें तो सांभर में चौहान वंश का शासन था। इस कड़ी में हम जो अजमेर के चौहान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अजमेर के चौहानों में सबसे पहले वासुदेव, फिर गुवक प्रथम, चंदनराज, वाकपतिराज, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, अजयराज, अर्णोराज जिनको आनाजी भी कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, गोविंदराज और हरिराज। हम इन शासकों के बारे में जो अजमेर के चौहान वंश है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले शासक वासुदेव के बारे में। वासुदेव सांभर में चौहान वंश का संस्थापक था। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार देखें तो वासुदेव ने 551 में चौहान राज्य की स्थापना की थी। सन 551 में चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव के द्वारा की थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार पता चलता है। अब आगे बात करें बिजोलिया अभिलेख की। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांभर झील जो जयपुर में स्थित है इसका निर्माण करवाया था। ये हमें कैसे पता चलता है? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। इसके बाद के शासक की बात करें तो बाद के शासक गुवक प्रथम। पहले की बात करें तो चौहान पहले प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर शासन करते थे, उनके सामंत हुआ करते थे चौहान। प्रतिहार राजा नागभट्ट तृतीय ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। बाद में गुवक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि जो वीर होते हैं वो दूसरों के अंडर काम नहीं करते, दूसरों की अधीनता में काम नहीं करते। तो वैसे ही गुवक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। गुवक प्रथम पहला स्वतंत्र चौहान राजा बना। प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल जालोर थी। इसके बाद बात करते हैं अगले शासक की, अजमेर के अगले प्रतापी शासक चंदनराज की। चंदनराज की पत्नी या रानी आत्मप्रभा थी, जिनको रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है। रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा पुष्कर झील जो अजमेर में स्थित है उसमें 1000 दीपक जलाकर शिव भगवान की पूजा करती थी। रानी आत्मप्रभा योग क्रिया में भी बहुत निपुण थी, योगिक क्रियाएं काफ़ी जानती थी। रानी आत्मप्रभा को रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह हमने 3 शासकों के बारे में देखा। अगले शासक अजमेर के चौहान वंश के शासक है वाकपतिराज। वाकपतिराज की बात करें तो वाकपतिराज 108 युद्धों का विजेता माना जाता है। वाकपतिराज के बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आते प्रतापी राजा विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की बात करें तो विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था। विग्रहराज द्वितीय ने जो भरूच गुजरात में एक स्थान है वहाँ अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। इससे हमें पता चलता है कि जो चौहान है अजमेर के, उनकी कुलदेवी आशापुरा माता है। उनका मंदिर उन्होंने भरूच गुजरात में बनवाया था। आगे बात करें तो चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता है।
गोविंद तृतीय की बात करें तो मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता की बात के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। जो गजनी के राजा थे उन्होंने राजस्थान के माध्यम से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन गोविंद तृतीय ने गजनी के राजा को मारवाड़ को पार नहीं करने दिया। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के अनुसार देखें तो गोविंद तृतीय ने वैरी घट की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आता है अजयराज। अजयराज की बात करें तो 1113 में अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी और वहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। जब अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी तब वहाँ का मूल नाम अजयमेरू था। आगे बात करें तो अजयराज ने अर्जन मातंगो को हराया था। अर्जन मातंगो कौन था? ये गजनी की तरफ से किया गया आक्रमण था। गर्जन मातंगो इसको हराया था। अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश या सोने का कलश भेंट किया। अजयराज ने दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। जो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के पंथ थे, तो इनके बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी अध्यक्षता अजयराज ने की थी। अजयराज ने अपनी रानी जो सोमल देवी है, जिसको सोमल लेखा भी के नाम से जाना जाता है, उनके नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। ये कई बार परीक्षा में भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा राजा है, अजमेर के चौहान राजा, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो इसका जवाब यह बनेगा कि अजयराज ने अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। अजयराज ने अपने बेटे अर्णोराज को राजा बनाया और अजयराज सन्यासी बन गया। अपने अंतिम समय में सन्यासी बनने वाला एकमात्र चौहान राजा अजयराज था। इसके बाद बात करते हैं अर्णोराज की। अर्णोराज की बात करें, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं। अर्णोराज ने तुर्कों को हराया और युद्ध स्थल पर आना सागर झील अजमेर का निर्माण करवाया। अर्थात तुर्कों को हराया और जो युद्ध स्थल था उस युद्ध स्थल पर आना सागर नामक झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने मालवा मध्य प्रदेश के राजा नरवर्मन को भी हराया था। अर्णोराज ने गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया था। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया। आगे बात करें अर्णोराज की, तो गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को हराया था। अर्णोराज ने पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अर्णोराज ने खरगतकच्छ समुदाय जो जैन धर्म से संबंधित था उसको भूमि दान दी थी। अर्णोराज के दरबार में रहने वाले जैन विद्वान कौन कौन थे? देवबोध और धर्मकुश। अर्णोराज की हत्या उन्हीं के बेटे जग्गदेव ने की थी। तो इस तरह प्रतापी राजा अर्णोराज के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं उनके बाद के शासक विग्रहराज चतुर्थ की। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार देखें तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। बिजोली अभिलेख के अनुसार देखें तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली, जिसको पहले दिल्ली का कहते थे, पर विजय प्राप्त की और अब दिल्ली के तोमर चौहानों के सामंत बन गए थे। या दोबारा देखें इसी बात को, तो बिजोली अभिलेख क्या कहता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली या दिल्ली का पर विजय प्राप्त कर ली और दिल्ली में उस समय शासन करते थे तोमर। कौन? तोमर। तो तोमर सामंत बन गए किनके? अजमेर के चौहानों के। दिल्ली को पहले ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था। आगे बात करें
तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ अजमेर अशोक के दिल्ली टोपरा लेक के ठीक नीचे लगा हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा इसी मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में। यह है आपके सामने अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अब आगे बात करते हैं, जो ये मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, उसके पास पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स या मेला भी लगता है। इस वजह से इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कह सकते हैं। धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने हर महीने की 11 या 11 को पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। किनके कहने पे? धर्मघोष सूरी के कहने पे। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक पुस्तक की रचना की और ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली पुस्तक थी। इसके लेखक भारवी की किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक पे आधारित है। हम दोबारा देखें तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक पुस्तक लिखी और ये पुस्तक थी, ये किस पे आधारित है? ये भारवी की जो किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक है उस पे आधारित है। अब बात करते हैं किरातार्जुनीयम पुस्तक की। तो किरातार्जुनीयम पुस्तक अर्जुन और किरात अर्थात शिकारी, उस पर आधारित है। इसमें शंकर भगवान किरात या शिकारी बनकर आते हैं और अर्जुन के घमंड को तोड़ते हैं। तो उस पुस्तक पर आधारित है विग्रहराज चतुर्थ की हरिकेली नामक पुस्तक। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर नगर की स्थापना की और बिसलपुर नगर में बिसलपुर तालाब और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था सोमदेव और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। अभी हाल ही में जो परीक्षा आयोजित हुई थी RS 2023, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ललित विग्रहराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? उसका उत्तर सोमदेव था। आगे बात करें तो सोमदेव की ललित विग्रहराज पुस्तक विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी के प्रेम पर आधारित थी। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। चित्र में विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी दोनों के प्रेम कहानी पर यह आधारित थी। विग्रहराज चतुर्थ की रचित ललित विग्रहराज। अब आगे बात करें ललित विग्रहराज पुस्तक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक राजा खुसरो शाह को हराया था। अब विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियों की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव और कवि बंधु के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज पुस्तक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु की उपाधि दी गई थी। किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय पुस्तक के अनुसार। अब बात करते हैं बिसलदेव रासो के बारे में। बिसलदेव रासो की बात करें तो नरपति नाल ने बिसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई है। गोडवाड़ी भाषा मारवाड़ी भाषा की उपबोली मानी जाती है। गोडवाड़ी भाषा बाली पाली से अहोर जालोर तक बोली जाती है। इसके बाद के शासक देखते हैं हम अपर गांगे। अपर गांगे की बात करें तो अपर गांगे विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। अपर गांगे को जग्गदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने राजा के पद से हटा दिया और पृथ्वीराज द्वितीय खुद राजा बन गया। अब आगे बात करते हैं पृथ्वीराज द्वितीय की। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात करें तो 1167 के जो हाँसी हरियाणा में एक अभिलेख है, उसके अनुसार देखें तो पृथ्वीराज द्वितीय ने हाँसी हरियाणा में एक किले का निर्माण करवाया था और वहाँ पर अपने मामा जो गुहिल किल्लण हैं उनको नियुक्त किया था।
1168 में रूठी रानी मंदिर जो एक शिव मंदिर है, उसके जो धोड़ अभिलेख है उनके अनुसार देखें तो पृथ्वीराज द्वितीय ने अपना राज्य बाहुबल से हासिल किया था, न कि धोखे से। रूठी रानी का मंदिर जो शिव मंदिर है भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा के धोड़ अभिलेख में पृथ्वीराज द्वितीय की एक रानी सुहास देवी का नाम भी मिलता है। पृथ्वीराज द्वितीय की एक पत्नी थी सुहाव देवी का नाम भी इसके अंदर मिलता है। वास्तव में देखें तो रूठी रानी का वास्तविक नाम सुहाव देवी ही था। पृथ्वीराज द्वितीय ने मेणाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और सुहेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। आगे देखें, अगले शासक के बारे में बात करें तो अगला शासक सोमेश्वर है। सोमेश्वर का बचपन गुजरात में बीता था। सोमेश्वर ने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य का कट्टर शत्रु था। सोमेश्वर का विवाह चेदी मध्य प्रदेश के राजा अचलदास कलचुरी की बेटी या राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ हुआ। सोमेश्वर ने अजमेर में अपनी और अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां लगवाई थी। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां लगी हुई है। सोमेश्वर के शासनकाल में बिजोली अभिलेख लगवाया गया था जो 1170 का था। बिजोली अभिलेख के अनुसार देखें तो सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर जो एक जैन मंदिर है उसको रेवणा नामक गांव दान में दिया था। जो पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर है तो उस जैन मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। किसके अनुसार? बिजोली अभिलेख के अनुसार सोमेश्वर ने। बिजोली अभिलेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर नामक उपाधि दी गई। अब बात करते हैं बिजोली अभिलेख की। बिजोली अभिलेख भीलवाड़ा में लगा हुआ है और यह सन 1170 का लगा हुआ है। बिजोली अभिलेख दिगंबर जैन लोलाक के द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया गया था। बिजोली अभिलेख की रचना गुणभद्र के द्वारा की गई थी। बिजोली अभिलेख केशव के द्वारा लिखा गया था। बिजोली अभिलेख गोविंद के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था और बिजोली अभिलेख प्रशासनिक विभाजन की जानकारी देता है। जैसे सबसे बड़ा क्षेत्र को देश कहते हैं, देश से छोटा पत्तन, उससे छोटा पुर, उससे छोटा पल्ली, उससे छोटा ग्राम होता है। इसके आगे हम देखते हैं, इस लेसन में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। यदि आप फैक्ट्स को याद करना चाहते हैं तो वीडियो को कम से कम 2 बार और देखें ताकि आपको फैक्ट्स याद हो जाएं। इससे इस परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिजोली अभिलेख के अनुसार देखें तो चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किन के द्वारा बताया जाता है? बिजोली अभिलेख के अनुसार। इसका जवाब होता है वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। बिजोली अभिलेख के अनुसार क्या क्या लिखा हुआ है? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। शैव और जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है, जैसे विजयावल्ली जो आज का बिजोलिया है, उत्तमाद्री जिसको उपरमाल भी कहते हैं, मंडलकर को मांडलगढ़, हृदयनाग को नागदा, आज के नाम नागदा है। बिजोली अभिलेख के अनुसार उस समय उसे नागहृद कहते थे। आगे बात करें तो शाकंभरी आज सांभर है जिसका नाम, अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर, नड्डुल अब नाडोल, जाबालीपुर को वर्तमान में जालोर, श्रीमाल को भीनमाल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय या जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था।
पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की अल्प आयु में ही राजा बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका उनकी माता कर्पूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन और अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। नागार्जुन ने गुरुग्राम हरियाणा को अपना मुख्य केंद्र बनाया और 1182 मथुरा, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान ने भंडारनक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। और इस बात की जानकारी हमें जिनपति सूरी जैन की पुस्तकों से मिलती है। अब उपाधियों की बात करते हैं हम कि पृथ्वीराज चौहान की क्या क्या उपाधियाँ मिली हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि मिली हुई थी। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें तो सबसे पहला युद्ध है महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध 1182 में पृथ्वीराज चौहान और महोबा के राजा परमादिदेव चंदेल के बीच हुआ था। ये महोबा का युद्ध आल्हा और उदल के लिए जाना जाता है। खास तौर पर महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और परमादिदेव चंदेल हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया और महोबा का युद्ध किसके लिए जाना जाता है? उनके सेनापति परमादिदेव चंदेल के सेनापति आला और उदल की वीरता के लिए जाना जाता है। अब बात करें तो महोबा का युद्ध हुआ ही क्यों? तो महोबा का युद्ध के क्या कारण थे? महोबा का राजा परमादिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था, जिससे नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। आगे बात करें हम नागौर के युद्ध की, तो नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के राजा भीम द्वितीय चालुक्य के मध्य हुआ था। जगदेव प्रतिहार ने पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय चालुक्य के बीच में संधि करवा दी और यह युद्ध टल गया। अब वास्तव में नागौर का युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, वो हम देखते हैं। तो नागौर के युद्ध के पीछे के कारणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान तथा भीम द्वितीय चालुक्य दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जब दो राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो उनमें युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। चालुक्यों और चौहानों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी, तो दुश्मनी का असर युद्ध के रूप में होता है। पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय चालुक्य दोनों आबू सिरोही की परमार वंश की राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे। अर्थात पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय दोनों जो परमार वंश की राजकुमारी थी इच्छनी देवी, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इच्छनी देवी से पहले शादी कर ली, तो दोनों में कटुता या फिर दुश्मनी होना स्वाभाविक सी बात है। अगली बात करते चौहान और गहड़वाल का विवाद। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में विवाद था, जिसे गहड़वाल चौहान विवाद के नाम से जाना जाता है। आखिर ये विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। अब विवाद के कारणों की बात करें तो विवाद के कारणों में दिल्ली का उत्तराधिकारी बनने हेतु पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में हमेशा संबंध तनावपूर्ण रहते थे कि दिल्ली का शासक कौन बनेगा। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ परमादिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। अभी हमने महोबा का युद्ध देखा, तो महोबा के युद्ध पृथ्वीराज चौहान और परमादिदेव चंदेल के बीच में हुआ था, जिनके सेनापति आला और उदल थे। तो परमादिदेव चंदेल की सहायता पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर लिया और उसे विवाह कर लिया। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक से। द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक की बात करें तो दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम की कहानी को ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया कि यह सही है। और दशरथ शर्मा की पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और संगीता के प्रेम की कहानी का पूरा वर्णन मिलता है। अब पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को
जिनके लिए याद किया जाता है वह है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हरियाणा की तराइन नामक जगह पे लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया और गोविंदराज तोमर पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। अब कारणों की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध क्यों हुआ। मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब दो शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो उनके बीच युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। गजनी के राजाओं और चौहानों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। तात्कालिक कारणों की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद या बठिंडा पर अधिकार कर लिया था, तो वह अजमेर की तरफ बढ़ रहा था, अजमेर पर अधिकार करना चाहता था। तबर हिंद को वर्तमान में बठिंडा कहते हैं। बठिंडा भारत के पंजाब में एक शहर का नाम है। आगे बात करें तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गजनी के राजा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा हरियाणा के पास सरस्वती नामक जगह से गिरफ्तार किया गया और पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पे हत्या कर दी गई। इतिहासकार हजम निजामी के अनुसार देखें तो पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दिनों तक मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया और इस बात का वर्णन हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर से मिलती है। उनके हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने नहीं की थी। अब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार के क्या कारण थे। पृथ्वीराज चौहान अपने पड़ोसी राज्य के साथ मतभेद रखते थे, अतः किसी भी राजा ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की, अर्थात जयचंद, परमादिदेव चंदेल और सभी से यह कटुता पूर्ण संबंध रखते थे। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी की सेना की तुलना में कम थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना अन्य सीमाओं पर अन्य से युद्ध लड़ने में व्यस्त थी। तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। मोहम्मद गौरी एक अच्छा सेनापति था और मोहम्मद गौरी ने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया था जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। तो घोड़े तेजी से आक्रमण कर सकते हैं और हाथी तेजी से आक्रमण नहीं कर सकते थे। तुर्कों के हथियार राजपूतों की तुलना में हल्के थे। अब बात करें तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसके क्या राजनीतिक परिणाम या महत्व था जिसके लिए जाना जाता है युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध के राजनीतिक प्रभाव या महत्व। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के लिए भारत में राज करना और भी आसान हो गया। राजपूतों की जो उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो समाप्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत या हिंदू राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। भारत में जो विदेशी शासन का सिलसिला था वो यहीं से प्रारंभ हुआ और 1947 तक चलता ही रहा। आगे बात करें तो तराइन के दूसरे युद्ध के सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़े। इसके सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो तुर्कों के शासन की स्थापना के कारण भारतीय कला और संस्कृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित हुई। सकारात्मक रूप से देखें तो भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक सांझी संस्कृति का उदय हुआ, जिसके प्रभाव स्वरूप कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला सभी पर देखा जा सकता है। भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तराइन के दूसरे युद्ध की तो तुर्कों ने हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा, जिससे भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ। बारह सौ के बाद बौद्ध संस्कृति लगभग भारत से समाप्त सी हो गई।
तुर्क आक्रमणकारियों ने विद्या केंद्रों को नष्ट किया, जिससे शिक्षा का पतन हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने कला और संस्कृति विभाग की स्थापना की और इस विभाग का मंत्री पद्मनाभ को बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के समीप राय पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। दरबारी विद्वानों की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वानों की बात करें तो चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासुक पुस्तक लिखी, जयानक पुस्तक का नाम पृथ्वीराज विजय है, जयानक की पुस्तक का नाम पृथ्वीराज विजय है। वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आशाधर, ये पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करके देखें तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम क्या पाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व नेता, सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह आरोप सही नहीं है। ये हम देख रहे हैं RS मेंस की दृष्टि से, क्योंकि जो तराइन का दूसरा युद्ध था उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने किसी भी तरह की हार का सामना नहीं किया था। तो इस तरह हम पृथ्वीराज चौहान को अपरिपक्व राजा नहीं कह सकते। पहले युद्ध के बाद दुश्मन मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाना और माफ़ी मांगने पर दुश्मन मोहम्मद गौरी को छोड़ देना उस समय की जो भारतीय संस्कृति थी उसके आदर्श हुआ करते थे, तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। इसीलिए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई सेना जो मोहम्मद गौरी की थी उसे भी छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस समय की यह भारतीय संस्कृति थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत को की गुलामी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख मंत्रियों की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख मंत्री थे कदम्बास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड। ये पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख मंत्री थे। इसके बाद बात करते हैं अगले शासक की, गोविंदराज। गोविंदराज ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर का राजा बना। गोविंदराज के राजा चाचा हरिराज ने गोविंदराज को राजा के पद से हटा दिया और हरिराज अजमेर का राजा बना। राजा के पद से हटने के बाद गोविंदराज रणथंभौर चला गया था। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक हैं हरिराज। हरिराज की बात करें तो हरिराज ने अपने सेनापति चतरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन चतरराज को हारने का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के शासक ने हरिराज अजमेर पर आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को हरा दिया। युद्ध में हारने के बाद हरिराज ने आत्महत्या कर ली और अब अजमेर तुर्कों के अधीन हो गया। इस तरह इस लेक्चर में हमने अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके बारे में विस्तृत रूप से जाना। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमें ज्वाइन करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो या हमारे चैनल में किसी भी प्रकार की आप कमी या त्रुटि पाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हम हमारे चैनल और हमारे वीडियो में आगे सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।